नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो में। साथियों, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आईपीओज हमें मार्केट में देखने को मिले जिन्होंने अच्छा खासा लिस्टिंग गेन बना के दिया। तो उसी सीरीज में एक और बेहतरीन आईपीओ जो नवंबर के महीने में मार्केट में दस्तक दे सकता है, नाम आपकी स्क्रीन पर है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ। आज हम अपने इस वीडियो में इसी आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी बारीकी से समझेंगे एक एक चीज को कि कंपनी का क्या बिजनेस है, शेयर होल्डर कोटा के लिए हमें कब शेयर बाई कर लेना चाहिए, कौन सी पेरेंट कंपनी है और ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कैसी हलचल है। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले पार्ट में हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को समझेंगे। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ और इसके रिस्क के बारे में चर्चा करेंगे कि अदर कंपटीटर्स के मुकाबले इस कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या इसको आने वाले समय में रिस्क हो सकते हैं। वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम शेयर होल्डर कोटा के बारे में चर्चा करेंगे कि शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा। अगर शेयर होल्डर कोटा होगा तो कब तक हमें इसकी पेरेंट कंपनी के स्टॉक बाई कर लेने चाहिए। फिफ्थ पार्ट में हम इसके ग्रे मार्केट यानी अनऑफिशियल मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई। ये एचडीएफसी बैंक की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आर्म के रूप में काम करती है। ये प्राइमरली रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट में अपना बिजनेस करते हैं, जिसमें इनके प्रोडक्ट हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स, असेट फाइनेंस, कंज्यूमर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके अलावा इनके कुछ फी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और ये बीपीओ सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो इनकी प्रेजेंस रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में है। इनकी पूरे भारत में 1680 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। साथियों, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और दिन रोज प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। किसी भी देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होना उस देश की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसका सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ हमें नजर आएगा। साथियों, अगर हम देखें कि ये कंपनी आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, आरबीआई ने एक मैंडेट जारी किया था कुछ समय पहले एनबीएफसीज के लिए, जिसमें अपर लेयर एनबीएफसीज को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना है 22 सितंबर 2025। तो पहला पुश तो इनको आरबीआई के इस मैंडेट से मिल रहा है आईपीओ लाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ हमें देखने को मिला, जिसका डेब्यू बहुत सक्सेसफुल रहा स्टॉक मार्केट में। और इस टाइम पर बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ प्लान कर रही हैं क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो आईपीओज के लिए अभी फेवरेबल है। अगर हम इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्टेक होल्डिंग एचडीएफसी बैंक के पास में है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं तो सबसे पहला है इसमें कंज्यूमर लोन। ब्राउन लोन देती है टेलीविजन, ऑडियो इक्विपमेंट और सिमिलर हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए। इसके अलावा ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी लोन देते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। इनके कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियो में कुछ एक चीजें और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये गोल्ड लोन देते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देते हैं, ऑटो लोन्स देते हैं व्हीकल्स के लिए, पर्सनल लोन भी देते हैं। इसके अलावा ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स देते हैं। साथियों, जो आपके पास म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती है उनको प्लेस करके उनके अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है। ये भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अगेंस्ट में लोन देते हैं। एंटरप्राइज लोन भी ये देते हैं। अगर एंटरप्राइज लोन की बात करें तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होती हैं उनको फंड्स की जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा कोई नया प्लांट सेट करना है तो ये एसएमईज के लिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा ये असेट फाइनेंसिंग भी करते हैं जिसमें नए पुराने व्हीकल्स, जो व्हीकल्स इनकम जनरेट करते हैं जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर्स, इनकी भी ये फाइनेंसिंग करते हैं। इनके कुछ फी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। इस कंपनी ने कुछ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट्स को रजिस्टर किया हुआ है जो एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एर्गो के क्लाइंट्स को लाइफ और जनरल इंश्योरेंस सेल करते हैं। बीपीओ सर्विसेज की बात करें तो इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एचडीएफसी बैंक के साथ में है। ये एचडीएफसी बैंक के बोरोवर्स से ड्यूज को कलेक्ट करते हैं। इसके लिए इस कंपनी के अक्रॉस इंडिया 15 कॉल सेंटर्स हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी का मैक्सिमम स्टेक एचडीएफसी बैंक के पास में है 94.64%। तो अगर आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर बाई करना होगा और ये आपको बाई करना होगा रिकॉर्ड डेट से पहले। रिकॉर्ड डेट वह डेट होती है जिस दिन कंपनी अपनी आरएचपी फाइल करती है। हालांकि इसकी आरएचपी फाइल होने में अभी कुछ समय बाकी है। अभी जल्दी में एनटीपीसी की आरएचपी फाइल हो सकती है और उसमें शेयर होल्डर कोटा भी है। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द एनटीपीसी का एक शेयर बाई कर लेना चाहिए। इसमें भी थोड़ा टाइम है। मैं रेगुलर बेसिस पे अपने टेलीग्राम और
व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहता हूँ। अगर हमें पता चलेगा कि ये जल्दी आरएचपी फाइल करने वाली है तो वहां आपको अपडेट मिल जाएगा और आप एचडीएफसी बैंक का शेयर बाय कर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा करें, साथियों सारे फाइनेंशियल्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे करोड़ में है, अर्निंग पर शेयर को छोड़कर। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो 11,306 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जो बढ़कर 12,402 करोड़ का हो गया। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1,011 करोड़ का था जो बढ़कर 1,959 करोड़ का हो गया। हमें यहाँ अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके असेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो 61,444 करोड़ जो बढ़कर हो गया 70,084 करोड़। बोरोइंग की बात करें तो 48,973 करोड़ जो बढ़कर हो गई 54,865 करोड़। साथियों बाकी आईपीओज में अगर बोरोइंग बढ़ रही है तो वो एक रेड फ्लैग होता है, लेकिन इस आईपीओ में बोरोइंग अगर बढ़ रही है तो हम उसको रेड फ्लैग नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक एनबीएफसी कंपनी है और इसका बिजनेस ही बोरोइंग और लैंडिंग का है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो 12.81 था जो बढ़कर 24.78 हो गया। चलिए अब हम कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, कैसे ये कंपनी अदर पीयर्स के मुकाबले बेहतर है। इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है और कंजर्वेटिव पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से इसकी फंडिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको एचडीएफसी बैंक के सीनियर प्रोफेशनल्स लीड करते हैं एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज के साथ में। ये रेगुलर बेसिस पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और रेगुलर असेट क्वालिटी का रिव्यू करते हैं ताकि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन रहे। इसके अलावा इसके बहुत सारे बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जो इनको इफेक्टिव ऑपरेशंस में मदद करते हैं। इसके अलावा इस कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें शामिल हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो अगर इनमें से किसी एक सेक्टर में भी कंपनी को लॉस होता है तब भी ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी। इसके अलावा इनकी स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस है और ये इनोवेटिव तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। साथियों हर कंपनी के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स होते हैं, तो आइए इसके रिस्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला इस कंपनी का रिस्क है कि अगर इनके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में कोई फेलियर हुआ तो वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा रिस्क है। इनको रेगुलर बेसिस पर रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होगा। दूसरा रिस्क इनका ये है कि अगर इनको फंडिंग नहीं मिलती है तो ये भी इनकी लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा ये जिन लोगों को लोन दे रहे हैं, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो या एसएमई हो, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तब भी इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। और समय समय पर कुछ ना कुछ रेगुलेटरी चेंज होते रहते हैं, उससे भी इस कंपनी पर असर पड़ सकता है। तो साथियों अब हम इस कंपनी के ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं कि इसकी अनऑफिशियल मार्केट में क्या स्थिति है। तो अभी इसका अनऑफिशियल मार्केट में शेयर 1400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आप ये अपनी स्क्रीन पर पिछले 3 साल का चार्ट देख रहे हैं जो अनऑफिशियल मार्केट यानी ग्रे मार्केट का है। जुलाई 2024 के बाद जब से इस आईपीओ की चर्चा चल रही है तब से हमें इस कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। लगभग 700-750 से आज 1400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके ग्रे मार्केट के हिसाब से फंडामेंटल्स को देखें, 1,11,034 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 45 का पी रेशियो है, पीबी रेशियो 8 का है। अनलिस्टेड मार्केट में अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 1550 का हाई लगाया, 52 वीक लो इसका 650 का है। अगर हम इस कंपनी के इश्यू साइज की बात करें तो ओवरऑल इश्यू इसका 12,500 करोड़ का हो सकता है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 2,500 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ का हो सकता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो में एक नए आईपीओ रिव्यू के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।